ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पहले के टाइम में गांव में बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब लोगों को किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो लोग उसको नीचा गिराने के लिए, कुछ ना कुछ गलत करने के लिए और ये सारी चीज़ें कर बैठते हैं। लेकिन कभी भी ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सिर्फ आप उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये सब कुछ करने से आपका अच्छा हो जाएगा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी इस दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो भगवान भी कहीं ना कहीं है और भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, तंत्र मंत्र, आजकल अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लोग सोचते हैं अगर हम उसके साथ ये सारी चीज़ें कर देंगे तो हमारे साथ सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप आज किसी के साथ गलत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे कर्मा है, आपके क्या चीज़ें आपने की हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको भगवान जी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देंगे। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे, किसी के साथ गलत करोगे तो उसके सारे रिजल्ट्स आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। ब्लैक मैजिक एक ऐसी घिनौनी प्रक्रिया, एक ऐसा घिनौनी क्रिया जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र, साधु संत, पता नहीं कैसे कैसे लोग ये सारी चीजें करते हैं। अगर ये सारी चीजें करना सही है तो आप खुद सोचिए, आज हर कोई अपने मन से कुछ भी हासिल कर लेता। अगर ये सारी चीजें करने से इंसान को लगता है कि वो सब कुछ पा सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और किसी की नहीं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्लैक मैजिक, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो ज्यादातर चौराहे पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जरूर यहाँ किसी ने तंत्र किया है। आपने जैसे आजकल डॉक्टर्स के पास भीड़ लगी रहती है ना अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, वैसे ही आप कहीं ना कहीं देखेंगे जो बाबा होते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो ये सारे गलत काम करते हैं, उनके पास भी भीड़ लगी रहती है। लोगों की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि वो इन सारी चीज़ों की ओर जल्द से जल्द भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ का सॉल्यूशन यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन भी भगवान ही देंगे। सब कुछ अच्छे से भगवान ही उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो बहुत होशियार थी, दिखने में बहुत स्मार्ट, हर चीज़ में एक्सपर्ट, पढ़ाई करने में वो सबसे पहले आगे रहती थी। 3 बहन भाई थे, तीनों बहन भाई में ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। इसके फादर एक प्राइवेट जॉब में थे और इन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी इस बच्ची को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहती थी। बहुत सारे लोग चिढ़ते थे, जलते थे कि कैसे भी इनकी बेटी को रोका जाए, कैसे भी करके इसको पीछे खींचा जाए। और वो जलने वाले लोग कोई और नहीं थे, वही आसपास के लोग। फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने होते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आसपास के लोगों की जो नफरत होती है वो हम लोगों को नज़र आ जाती है, लेकिन फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से उसको ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपना पढ़ाई में रहती थी और कुछ करना चाहती थी, कुछ हासिल करना चाहती थी। उसका बचपन से ही सपना था कि वो एक अच्छी डॉक्टर बनेगी, क्योंकि उसके गांव की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोई भी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं थी। आसपास के सिटीज़ भी इतने बड़े नहीं थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाके वो उसको रिकवर कर पाएँ।
इसलिए उसका बचपन से सपना था कि वो एक अच्छी डॉक्टर बनेगी और अपने गांव के लोगों की हेल्प करेगी। लेकिन कुछ ऐसे तुच्छ लोग, तुच्छ प्राणी, जिनको उसका ये स्वभाव, अच्छापन, भलाई नजर ही नहीं आती थी, वो सिर्फ ये देखते थे कि इसको कैसे भी करके नीचे खींचा जाए। उसके एक अंकल थे जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जो उसके अंकल थे वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो पढ़े लिखे इंसान थे और उनके बच्चे इस लायक नहीं थे। मतलब बच्चे ठीक थे बट पढ़ने में जो अनीता थी उसका कंपटीशन नहीं कर पाते थे। मैं बात कर रही थी अनीता की, और ये जो अंकल हैं ये अनीता के घर के पास रहते थे। उनके जो बच्चे थे वो आवारागर्दी में ही घूमते थे, और जब भी वो अंकल अपने बच्चों को डांटते थे तो उनको हमेशा वो अनीता का एग्जाम्पल्स देते थे कि देखो अनीता आज कितना पढ़ रही लिख रही है और वो आगे बढ़ रही है, और तुम लोग सिर्फ गांव में आवारागर्दी करते हो। तो कहीं ना कहीं ये बात उसके बच्चे के मन में बैठ गई थी। वो चिढ़ने लगे थे अनीता से, लेकिन अनीता के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। अनीता के फादर उसको बाहर भेजते हैं, हॉस्टल में वो जाती है, कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहीं पर वो रहने लग जाती है। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो। ऐसे ही करके कुछ टाइम निकल जाता है और अब बारी आती है अनीता की बड़ी बहन की शादी की। अनीता की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी की बातें चल रही थी। उसने ग्रेजुएशन किया था और उसके फादर उसकी शादी की बात कर रहे थे। एक जगह से रिश्ता फाइनल हो गया और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। अनीता को जब ये सारी चीज़ें पता चली तो वो अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर घर पे आई, और घर का जो माहौल होता है शादी के टाइम पर वैसा ही माहौल था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब लोग बहुत हंसी खुशी सारे फंक्शन, सारी कुछ चीज़ें कर रहे थे। आसपास के लोग भी आते जाते थे और सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को कब किसकी नज़र लग जाए कुछ पता नहीं होता। शादी के भी सारे फंक्शन ख़त्म हो गए और सब धीरे धीरे अपने घर चले गए। सारे जो भी रीति रिवाज थे वो भी पूरे हो चुके थे। अब अनीता की भी बारी आई कि वो भी अपने कॉलेज जाए, हॉस्टल, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। वो वहाँ से जाती है, लेकिन शादी के बाद से उसके साथ बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसको बहुत भयानक भयानक डरावने सपने आने लग जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लग जाती है। रात में उसकी आँख खुल जाती है, रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब उसका बर्ताव होने लग जाता है। अनीता का जो छोटा भाई था वो भी अनीता के साथ वहीं था, लेकिन उसका जो हॉस्टल था वो अलग था और अनीता का जो हॉस्टल था वो अलग था। लेकिन भाई बहन दोनों वहीं साथ रहते थे। अनीता का जो छोटा भाई था वो ज़्यादा इन सारी चीज़ों को मानता नहीं था। अनीता को फील हो रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी सोचती थी कि चलो 1-2 दिन में आराम मिल जाएगा, दवाई वगैरह ले लूँगी, हो सकता है शादी की थकान की वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। जी हाँ, उसके छोटी सी बच्ची के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, जो किसी का बुरा नहीं सोच रही, जो किसी का बुरा नहीं चाह रही, जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपनी पढ़ाई कर रही है, सिर्फ अपने काम से काम। लेकिन पता नहीं किसी ने उसके साथ ये सारी चीज़ें कर दी। ऐसे करके टाइम निकला। कुछ टाइम बाद अनीता को पता लगता है कि वो जो अंकल उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनकी डेथ हो जाती है। ये बात अनीता को पता चलती है अपने पेरेंट्स के थ्रू। अनीता को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मतलब होता है ना, किसी के साथ अगर आप को ज़्यादा लगाव होता है तो उसके चले जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गम होता है। अनीता के साथ भी वैसे ही कुछ हुआ। अनीता अपने घर आना चाहती थी, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स की वजह से वो उस टाइम पे घर नहीं आ पाई। जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए वो घर आई और वो सीधा उन अंकल के घर गई। वहाँ पर उनकी फैमिली वाले थे, सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे और अनीता एक हॉल था उसमें जाकर बैठ गई। सारे लोग अंदर थे, लेकिन अनीता को ऐसा फील हो रहा था कि जो भी बातें हो रही हैं वो उसके वहीं आसपास बैठ के हो रही है। मतलब अनीता के कानों में आवाज़ आ रही थी और उन बातों में कहीं ना कहीं अनीता का भी जिक्र था। अनीता उन सारी बातों के बीच कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी।
अनीता सारी चीज़ें सुन रही थी, उसे समझ में आ रहा था कि कुछ बातें हो रही हैं, मेरे से रिलेटेड हो रही हैं, लेकिन जैसे ही अनीता ने सामने देखा तो जिस रूम से उसको आवाज़ आ रही थी उस रूम में वहाँ कोई नहीं था और ये अनीता के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो ये देख के डर जाती है, आसपास के रूम्स को देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो जो घर था वो बंद पड़ा था। अनीता को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि सारे लोग बाहर गए हुए थे, लेकिन अनीता को जो दरवाजे थे उन अंकल के घर के वो खुले मिले थे क्योंकि उनकी केयरटेकर वहीं पर मौजूद थी। अनीता भाग के फटाफट से अपने घर आती है, अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पहले तुझे अपने घर आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, तब तुझे वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अनीता ने ऐसा नहीं किया था। वो जैसी वहाँ से आई थी वो सीधे उन अंकल के घर पहुँच गई थी। और ये जब सारी चीज़ें हुई तो अनीता को ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील होने लगा, उसको घबराहट होने लगी। वो सोच रही थी यार ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। मुझे क्लियर आवाज़ आ रही थी मेरे बारे में कुछ बात हो रही हैं, मेरे जो अंकल हैं उनके बारे में कुछ बात हो रही हैं, लेकिन क्या बातें हो रही थी क्लियर मुझे समझ नहीं आई। और जब मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये बहुत डरावना था। आप खुद सोचो, आप किसी के घर गए हो, वहाँ आपको बातों की आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या बातें हो रही हैं ये खुद आपको नहीं पता और आसपास वो लोग भी नहीं हैं। धीरे धीरे करके अनीता का टाइम ऐसे निकलता गया और अब बारी आती है उसके हॉस्टल जाने की। इस बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी। उसकी जो दोस्त थी, उसके साथ में जो उसकी रूममेट थी, वो अनीता का जो व्यवहार था, बदला हुआ व्यवहार, वो लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बोलते थे यार अनीता तुझे क्या हो गया, तू इतने ज़्यादा क्रैंकी क्यों हो गई है, हर चीज़ में तू इतना लड़ने झगड़ने क्यों लग जाती है। लेकिन अनीता के लिए नॉर्मल था। अनीता बोलती थी नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये बोलकर बातों को टाल देती थी। अचानक से उस दिन अनीता रात को सोती है और करीब 1 से 1:30 बजे का टाइम था। अनीता सपना देखती है कि कोई उसको खींचकर उसके बेड से लेके जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती उसको खींच रहा है और एक दूसरे मैदान में ले जाके उसको उसके साथ मार पिटाई कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। अनीता बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, लेकिन वो इंसान उसकी बात नहीं सुन रहा था और ये अनीता ये सोचकर, ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक से अनीता की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो अपने हॉस्टल में रूम के बेड पर थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। अनीता अपनी फ्रेंड्स को उठाती है, उनसे पूछती है तो वो ज़्यादा उससे अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि वो नींद में थी। वो बोलते हैं यार सो जा प्लीज़, परेशान मत कर, सुबह बात करेंगे। अनीता सो गई। अनीता सोच रही थी यार हो सकता है कि मेरे को लगा हो और सपना हो, मैं डर गई हूँ। अनीता सो जाती है। अगले दिन भी यही सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं, लेकिन इस बार अनीता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। उसको ये सारी चीज़ें फील हो रही थी, लेकिन इस बार अनीता नींद में थी और वो बहुत तेज तेज रो रही है और किसी से बातें कर रही है। ये सब देखकर अनीता की जो फ्रेंड्स थी उनको क्लियर समझ में आ रहा था कि अनीता के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो अनीता को हिलाती हैं, बोलती हैं अनीता अनीता आँख खोल, अनीता सुन हम हैं, अनीता उठ तो सही। इस तरीके से वो अनीता को उठाती हैं, लेकिन अनीता नहीं उठती। हार थक के उसकी फ्रेंड्स भी सो जाती हैं और सुबह जब वो उठती हैं तो वो अनीता को उसके बारे में बताती हैं कि वो रात को किस तरीके से व्यवहार कर रही थी, किस तरीके की हरकतें कर रही थी। अनीता बोलती है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उसे कुछ याद भी नहीं था। उसने क्या किया उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे उसके बारे में पता ही नहीं था। और अनीता वहाँ से अपने कॉलेज चली जाती है। अगले दिन रात को भी उसके साथ यही सारी चीज़ें होती हैं। कहाँ अनीता एकदम ठीक थी, नॉर्मल थी, और अब डेली बेसिस पे उसके साथ ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अनीता को अब ये सारी चीज़ें समझ आ रही थी कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर अनीता डिसाइड करती है कि चलो अब मैं छुट्टी लेती हूँ और अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। और वो अपने कॉलेज से छुट्टी लेती है और अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताती है। उसके पेरेंट्स जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि अनीता शायद सपने वगैरह ऐसे कुछ देख लिए होंगे जिसकी वजह से डरी हुई है। लेकिन अनीता
जब अपनी बॉडी पर उस मार पिटाई के निशान दिखाती है तब वो लोग डर जाते हैं कि सच में अनीता सही कह रही है, अनीता झूठ नहीं बोल रही है। रात को वो ऐसे ही सब लोग बोलते हैं कि चल ठीक है, हम सुबह तेरे को लेके जाएंगे और अभी रेस्ट कर। रात को अनीता सो जाती है और वही सेम चीज़ उसके साथ फिर से होती है। लेकिन इस बार अनीता को सोई हुई नहीं थी, वो जगी हुई थी। उसको हल्का हल्का होश था। उसको क्लियर पता चल रहा था कि उसकी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है और उसको दूर कहीं ले जा रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, जो उसको रोक रहा है। जो भी ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, वो एक ऐसा इंसान है जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि जो उससे लड़ पाए। मतलब जो उसको मारना चाह रहा है और जो उसको बचाने चाह रहा है, दोनों की पावर्स में बहुत डिफरेंस था। मारने वाला ज़्यादा पावरफुल था और बचाने वाले में इतनी पावर नहीं थी कि वो उससे लड़ पाए। अनीता बहुत तेज चीखती है, चिल्लाती है। उसके पेरेंट्स की आंख खुलती है और वो अनीता के रूम में जाते हैं। वो जाके अनीता को जगाते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। अनीता फिर से उन्हें वही सारी चीज़ें बताती है और इस बार भी वो अपनी बॉडी पर निशान दिखाती है जो कि तभी के लगे हुए थे। मतलब वो घाव जो थे वो पुराने नहीं थे। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग उसे एक गांव में मंदिर था माता का, वहाँ लेके गए और उसके जो पुजारी थे वो ये सारी चीज़ें करते थे। मतलब कि वो ये सारे तंत्र मंत्र अच्छे कामों के लिए करते थे, वो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। वहाँ उसके पेरेंट्स उसको लेकर जाते हैं और अनीता जैसे ही उस मंदिर के दरवाजे तक पहुँचती है तब उसे फील होता है कि उसके पेरेंट्स अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे मंदिर जाने से रोक रहा है, जो उसे मंदिर में जाने नहीं दे रहा, पीछे की ओर खींच रहा है। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। अनीता बहुत कोशिश करती है अपने कदम आगे बढ़ाने की, लेकिन वो नहीं बढ़ा पाती। कुछ नेगेटिव था जो उसको आगे जाने से रोक रहा था। अनीता बहुत प्यासे की तरह देख रही थी अंदर माता रानी की तरफ। तभी मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने अनीता की तरफ देखा और वो समझ चुके थे कि कुछ इस बिटिया के साथ गलत है। वो आते हैं बाहर और अनीता का हाथ पकड़ते हैं और मंदिर में ले जाते हैं। अनीता को समझ नहीं आया कि वो इतना ट्राई कर रही थी अंदर जाने के लिए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पंडित जी के हाथ लगने से ही वो अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाती है, उसकी एंट्री हो जाती है। वहाँ जाके पंडित जी उससे सारी बातें पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, क्यों परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती। वो एकदम ब्लैंक हो जाती है, उसे कुछ भी याद ही नहीं रहता। पंडित जी ये देखकर समझ जाते हैं कि सच में अनीता के साथ कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए और जो भी है बहुत खतरनाक है, जो माता के मंदिर में भी अनीता को बोलने नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें देखकर पंडित जी अनीता के फादर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। उसके फादर सारी चीजें पंडित जी को बताते हैं, जिसके बाद पंडित जी कुछ देर तक कुछ मंत्र वंत्र जाप करते हैं और वो सारी चीजें देखकर अनीता के फादर को बताते हैं कि एक्चुअली इस बिटिया के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। वो क्लियर बताते हैं कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और ये जो काला जादू है ये जब किया है जब ये अपनी बहन की शादी में आई थी। इसके किसी फैमिली मेंबर ने इसके कुछ बाल काट लिए थे और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, काला जादू कर दिया था, जो कि इसका भला नहीं चाहते थे। जब ये चीज़ अनीता ने और अनीता के पेरेंट्स ने सुनी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि फैमिली मेंबर कोई ऐसा कर सकता है। जी हाँ, उसके जो फैमिली मेंबर में से कोई एक ऐसा इंसान था जो अनीता का भला नहीं चाहता था और उसने अनीता के साथ ये सारी चीज़ें करी थी। फिर अनीता के पेरेंट्स, अनीता के जो फादर थे, वो बताते हैं कि इसको ऐसा भी फील होता है कि जैसे कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई इसको बचा रहा है। तो वो बताते हैं जो इंसान इसे बचा रहा है वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उन्होंने उसका नाम वाम सारी चीज़ें बताई तो वो लोग समझ गए कि अनीता उन अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वही अनीता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
वो समझ जाते हैं कि वो इंसान इसको मरने के बाद भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन पंडित जी एक चीज़ और बताते हैं कि जिस टाइम पे अनीता के साथ ये ब्लैक मैजिक हुआ था, उसी सेम टाइम पे वो जो अंकल थे उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ था, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से लड़ नहीं पाए, किसी को बता नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपनी जान खुद दे दी। ये चीज़ें वो सहन नहीं कर पाए थे, लेकिन उनको पता था कि अनीता के ऊपर भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए वो अनीता को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो अनीता को बहुत पसंद करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि गुरुजी अब इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन बताओ जिससे हम हमारी बच्ची को बचा पाएं। उन्होंने बोला कि मैं सोमवार के दिन आपके घर आऊँगा और एक पूजा होगी जिसमें अनीता का वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बोलते हैं ठीक है। सोमवार आने में लगभग 4 से 5 दिन का समय था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप अब अपने जब घर जाओ, गुरुजी ने अनीता के फादर को बोल दिया था, जब आप अपने अभी घर जाओ तो घर के बाहर माता का एक झंडा और माता की एक जोत, मतलब एक आग जलाकर रखना, और साथ ही साथ घर में जहां अनीता रहती है उसके पास माता की चुनरी, सिंदूर और माता की जोत जलाकर रखना। उन्होंने ऐसा ही किया और उस रात को अनीता जब सोई तो एकदम ठीक थी। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो उसकी नज़र पड़ी कि बाहर जो आग जली हुई थी, घर के बाहर जो आग जला रखी थी, घर में जो जोत जला रखी थी, वो शांत हो चुकी थी। अब वो कैसे शांत हुई किसी को समझ नहीं आया। उसके फादर ने उसको दोबारा से जलाया और रात को जब अनीता सोई तो उसके साथ वापस से वही सारी चीज़ें होने लगी। ये बहुत ज़्यादा डरावना था। जहाँ ये सारी चीज़ें एकदम से कंट्रोल हुई थी, अब वापस से वो सारी चीज़ें रिपीट होने लगी। अगले दिन फिर वो लोग गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये जो जोत जलेगी ये अखंड जोत माता के नाम से जलेगी, ये बुझनी नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। उन्होंने फिर से कुछ मंत्र तंत्र किया और फिर से बोला, आप जाकर दोबारा से तुम माता की जोत जलाना, आग जलाना, माता की चुनरी और सिंदूर रखना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने फिर से वही सारी चीज़ें की और ऐसे ही करते करते सोमवार का दिन भी आ गया और वो लोग पहुंच जाते हैं अनीता के घर। वहाँ जाके वो पूजा पाठ करते हैं जो कि काफ़ी लंबी चली थी और धीरे धीरे करके सारी पूजा पाठ करने के बाद ये पता चलता है कि जिसने ये ब्लैक मैजिक किया था उसने अनीता के ऊपर 4 अलग अलग जगह से उठाए हुए प्रेत छोड़े हुए थे। 4 अलग अलग जगह से उठाए हुए प्रेत छोड़े हुए थे जो कि अनीता को हर तरीके से बर्बाद करना चाहते थे, जो कि अनीता को अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन इसके जो अंकल थे जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी वजह से वो उसे ले जा नहीं पाए थे, वरना आपकी बेटी बहुत दिन की इस दुनिया से जा चुकी होती। उन्होंने उस फैमिली मेंबर का नाम भी बताया कि वो कौन था और वो पता चला अनीता के एक दूर के चाचा जी थे जिनकी वाइफ ने ये सारी चीज़ें कराई थी। जस्ट बिकॉज अनीता बहुत अच्छी थी, पढ़ने में आगे बढ़ रही थी, इससे चिढ़कर अनीता की जो चाची थी उन्होंने ये सारी चीज़ें अनीता के ऊपर करवाई थी। ये बहुत ज़्यादा भयानक था। जब ये चारों प्रेत अनीता से सारी बातें पूछी गई, बताई गई, तो उन्होंने सारी चीज़ें कबूल करी कि वो कहाँ कहाँ से अनीता के साथ लगे, कैसे कैसे अनीता को उन्होंने परेशान किया और अब वो कैसे जाना चाहते हैं। तो उनकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी करी गई और उसके बाद ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जाता। तो उसके बाद उनको एक बॉटल में बंद करके एक सुनसान बंजर ज़मीन में उनको गड़वा दिया गया और मेक श्योर किया गया कि वहाँ ये खुल नहीं पाए, मतलब कोई ये ज़मीन वापस नहीं खोद पाए। तो सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहाँ लोग ज़मीन खोदने से डरते हैं और वो होता है शमशान। उन गुरुजी ने क्लियर बोला था कि मेरे जो चेले हैं, मेरे जो शिष्य हैं, वो आपके साथ जाएंगे, लेकिन ये जो काम है आपको ही करना पड़ेगा। अनीता के फादर, अनीता का भाई उनके साथ गए और उन प्रेत वाली जो बॉटल थी उसको शमशान घाट में खोद कर गाड़ कर आए। तब जाकर अनीता की हालत सुधरी,
अनीता ठीक हुई और वो जो अंकल थे उनकी भी आत्मा को मुक्ति मिली। अब सब कुछ ठीक था। ये बहुत भयानक चीज़ें होती हैं, ऐसा भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं ना तो आपका कभी अच्छा नहीं होता। और वो जो चाची थी जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, धीरे धीरे उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई और उन्होंने भी अपनी जान दे दी। तो दोस्तों खुद सोचिए, जो खुद किसी का बुरा करना चाहती थी आज उसने अपनी खुद की जान दे दी। किसका भला हुआ? किसी का नहीं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।